PMLN के 4 बड़े लीडर किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा आप हमें क्यों नहीं सोचते। PTI के अंदर 4 लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब तो फेल हो गए हैं, इनकी फेलियर के नतीजे में असेंबलियां ना टूटें, हम पर मुतबादल वजीर आजम का हाथ रख दिया जाए या कबूल कर लिया जाए। इमरान खान को शहबाज शरीफ फोबिया है। शहबाज साहब ने कहा जनाब के इमरान खान के लिए मैं डरावना ख्वाब हूँ। नहीं, आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब है। मेरा ये ख्याल है कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नजर आ रही है। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। तरीका कार भी आ जाएगा सामने आप सबके। ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज्यादा इम्कान है कि हम मिलके काम करें। 1 मार्च हो, 2 मार्च हो, 10 मार्च हो, इस हुकूमत को हमने निकालना। ये 3.5 साल का जो अरसा गुजरा है, ये इंशाअल्लाह ताला अपने इख्तिताम के नजदीक बड़ी जल्दी पहुँच रहा है। PTI के अलावा कोई और पार्टी इस पोजीशन में ही नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े कर सकें। इमरान खान की हुकूमत 5 साल टिका के लगाएगी। हमने 35 साल सदारती निज़ाम देखा है, हर सदारती निज़ाम पाकिस्तान को कमज़ोर करके गया है, क्योंकि ये एक डाइवर्स मुल्क है जिसके छोटे सूबे हैं, वो एहसास महरूमी में चले जाते हैं जब हम मरकजियत इस मुल्क में लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। कुछ दिन पहले तक इस मुल्क के सबसे बड़े मसाइल लगता था क्या थे? महंगाई, बेरोज़गारी, फिर इशू बना के जी स्टेट बैंक जो सा IMF के हवाले कर दिया है, वायसराय बन गया है, मईशत गिरवी रख दी गई है, गैस के चूल्हे बिल्कुल ठंडे, गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल हर 15 दिन के बाद कीमत बढ़ रही है और नौकरियां नहीं मिल रही। इट वॉज अ सीन ऑफ ग्लूम एंड डूम और बहुत इसमें हवा बन गई। अपोजिशन ने अनाउंस कर दिया, पीपल्स पार्टी ने सीरीज़ ऑफ अपनी रैलीज अनाउंस कर दी जो कल परसों से शुरू हो जाएंगी। ट्रैक्टर रैली, उसके बाद स्टूडेंट रैलीज और फिर 27 फरवरी को बहुत बड़ी एक नेशनल रैली आएगी। उधर PTM ने 23 मार्च से मौलाना साहब ने अनाउंस कर दिया। लग रहा था अब ये चीज़ें और फिर बातें 3 माह रह गए, 4 माह, ये सब चल रहा था। अचानक हफ्ता पहले से लगता है इस मुल्क में एक बहुत बड़ा नया मसला आ गया कि जी सदारती निज़ाम होना चाहिए या हो रहा है या नहीं हो रहा, और इस हद तक सीरियस हो गया है कि एहसन इकबाल साहब का भी आपने पीस सुना, उन्होंने भी उस पर पूरी एक तकरीर दाग दी और सोशल मीडिया पे इस वक्त आग लगी हुई है। एक नेशनल चैनल की जो अमेरिका बीम है उसके अंदर भी मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग, उसमें एक ऐड भी चली। फिर सोशल मीडिया पे एक वोट विजन फॉर पाकिस्तान के नाम से एक कैंपेन चल रही है। हफीज़ साहब जो इन्होंने एक यहाँ पे रिट भी फाइल की थी सदारती निज़ाम के हक़ में, तो उमरता बंदयाल साहब की अदालत ने उठा के बाहर फेंका था दिसंबर में उसको। लेकिन सडनली तमाम जो नेशनल इश्यूज़ हैं वो एक तरफ हो गए और डिबेट हो गई है इस चीज़ के ऊपर। क्या वाकई ये इतनी सीरियस चीज़ है कि इस पर डिबेट हो, क्योंकि बाकी सारे इशू साइड पे हो गए और साथ ही अपोजिशन की तरफ से शुरू हो गए कि जी 4 PTI के लोग हैं, इन्होंने ये अपने आप को कैंडिडेट के तौर पे पेश कर रहे हैं कि अगर इमरान खान हट जाएँ तो वो बनेंगे। PTI ने जवाबन इनके ऊपर डाल दिया है कि जी इनके 4 कैंडिडेट्स हैं। हो क्या रहा है? और इन द मीन टाइम सारा मलबा डल रहा है जैसे ये दोनों किसी थर्ड पार्टी को कर रहे हैं जिसका इससे ताल्लुक कोई नहीं है। थर्ड पार्टी खामोश बैठी हुई है। अजीब एक जिसको कहते हैं गरमस्सा बन गया है। इसके ऊपर बात करेंगे कि हो क्या रहा है इस मुल्क में, व्हाट इज़ द रियल इशू, और ये क्या अपोजिशन सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए अपने नाम नहाज से एहतजाजी तहरीक कर रही है, और क्या गवर्नमेंट की परेशानी, क्या ये इनकी मार्च वाली तहरीकों तक ये परेशान है या उनकी परेशानी सितंबर तक चलने की बात हो रही है? इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर अहमद, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। अली मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, थैंक यू वेरी मच। और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है अपने शेखुपुरा से, सीनियर लीडर हैं MNA पीपल्स PMLN के। इससे बात शुरू करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा आप वो सुन लें कि ये 4-4 वाला जो इल्ज़ाम चल रहा है ये क्या चल रहा है? लोग हैं किससे मिलने हैं? खान अब्बासी, एहसन इकबाल, एयाज सादिक, मिफ्ता, ख्वाहिशमंद इस्माइल। हाँ, मतलब ख्वाहिश तो किसी की भी हो सकती है ना, ख्वाहिश तो आपकी मेरी भी हो सकती है। मिफ्ता आप समझ ले कि वो लाइटर नोट पे ही होगा। ख्वाजा साहब भी नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब भी वो तो कोशिश कर भी नहीं सकते ना, वो तो एक्सपोज हो चुके हैं अपनी पार्टी में। सर्विंग साहब के पास गए थे,
एक्चुअली सर्विंग साहब के पास रिटायर के पास तो कोई नहीं आता, रिटायर तो आपके दफ्तर के बाहर आता है ना। सवाल जी आर्मी चीफ के पास गए थे, ये कह रहे हैं? मैंने कहा, आपने कहा सर्विंग है, मैंने कहा रिटायर आपके दफ्तर के बाहर आता है, सर्विस वाले के दफ्तर के बाहर आप जाते हैं। PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, इनकी कोई हालत नहीं है। और नाम आपको पता चल ही जाएंगे। चारों पहली सफ में बैठते हैं, बताइए आप। जब फवाद साहब ने कहा 4 लोग गए थे मिलने के लिए मियां साहब को पता साफ करने पे, आप इस बात से प्रीवी हैं? पूरे शहर में ये बात है। 4 लोग आपको पता है कौन? मैं 2 के नाम ले देता हूँ, फतान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ साहब। PTI के अंदर 4 लोग हैं, लाइन में लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब तो फेल हो गए हैं, इनकी फेलियर के नतीजे में असेंबलियां ना टूटें, हम पर मुतबादल वजीर आजम का हाथ रख दिया जाए या कबूल कर लिया जाए। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है, मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब। जी अली मोहम्मद, आपसे शुरू करता हूँ। ये हो क्या रहा है? कौन, आपको किस तरह पता है कौन से 4 लोग हैं, किसको मिले हैं? और शहबाज गिल ने तो यहाँ भी कह दिया कि जी इन 4 की ऑडियो टेप्स भी आने वाली हैं जिन्होंने आपस में बातें की हुई। वो आपके 4 कह रहे हैं, अब आप उनके 4 कह रहे हैं। और चले, अपोजिशन की तो मुझे डेस्परेशन समझ आती है। हुकूमती वुज़रा इस तरह की बात क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, जिससे लगता ये है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन राब्ते में हैं, बातचीत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। थोड़ा सा हुकूमत और पोजीशन आप लोगों को बिज़ी रख रहे हैं। देखें मालिक साहब, मेरे ख़्याल में सियासत से हमें इस्टेब्लिशमेंट को दूर रखना चाहिए। और जब उन्होंने ख़ुद, जब ज़ुबैर उमर साहब गए थे मुलाकात, और उसके बाद उनकी तरफ से एक ब्रीफिंग आई थी, वो एक SPR की तरफ से, वो यही थी कि अपने इश्यूज़ आप जो हैं सियासत के वहाँ वो करें। मेरे ख़्याल में देयर हैज़ टू बी अ डिलिबरेट एफर्ट बाय द पॉलिटिकल जो पॉलिटी है उनकी, कि अगर एक आप 2002 के बाद देख लें, जो 99 का हुआ, उसके बाद आप देख लें कि एक डिलिबरेट अटैम्प्ट है इस्टेब्लिशमेंट की कि आहिस्ता आहिस्ता वो सियासत से एटलीस्ट बहुत हद तक दूर हों। तो सियासतदानों को भी उसमें मेरे ख़्याल में एक रोल ऐसा अदा करना चाहिए कि हम अपने इश्यूज़ यहाँ पे हल करें, बजाय इसके कि इस तरह की कोई बात हो। ठीक है, एक बयान आ जाता है, लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके सिपा सालार के बीच में मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन रिलेशनशिप है। और इस वक्त वैसे भी कुछ महीनों बाद एक इलेक्शन ईयर स्टार्ट होगा, मुल्क इस वक्त किसी नए तजर्बे। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ अली, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बात पूरी कर लूँ, तीसरी बात पूरी कर लूँ। तीसरी बात, आप मेरी इस बात से एग्री भी शायद कर पाएँ, और मेरे ख्याल में इस बात से जावेद लतीफ़ साहब भी जो थोड़े उदास लग रहे हैं। आप इस्लामाबाद होते तो इधर आपको हम ज़रा खुश रखते हैं असेंबली में, ये दूर हैं इसलिए थोड़े उदास हैं। तो चोई साहब को तो बड़े अरसे से हम असेंबली में मिस कर रहे हैं। इनको तो पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेशन के लिए एटलीस्ट सेनेट में तो होना चाहिए था, बड़े ज़बरदस्त वर्कर हैं। तो ये दोनों मेरी इस बात से एग्री करेंगे। देखें, अभी हमारे मुल्क में पॉलिटिकल जमातें, इंस्टीट्यूशंस उस तरह से नहीं बनी। अभी हमारे मुल्क में एक बड़े लीडर के नाम पे वोट पड़ता है, उसकी फॉलोइंग है। मैं अल-ऐलान ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून से आप मियाँ नवाज शरीफ के वोट बैंक को, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या ना हो, वो सियासत अमली तौर पे कर सके या नहीं, मतलब डिस्क्वालीफाइड हैं, लेकिन वोट नवाज शरीफ का है। इसी तरह PTI तहरीक इंसाफ वोट इमरान खान साहब का है, और वहाँ भुट्टो साहब का वोट है। अली, इस पे तो बहस हो ही नहीं रही। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, मतलब है इस पे तो बहस नहीं हो रही है। यहाँ तो मुझे बताएं, फिर मुझे सवाल सुन, मुझे एक बात बताएं, मेरे सिर्फ ये बताएं। सॉरी मालिक साहब, पहले फवाद चौधरी ने बात की, फिर अली नवाज अवान ने बात की, फिर फैसल वावडा ने बात की, फिर शहबाज गिल ने बात की। फिर जब शहबाज गिल ने तो कहा जी टेपें भी आ रही हैं, टेपें कौन बना रहा है, कॉन्वर्सेशन की सब कुछ। एस्टैब्लिशमेंट को तो आप लोग घसीट रहे हैं,
आप लोग कह रहे हैं कि आपको पता है कि किसके पास कौन अर्जी दे के लेके गया, क्या बात हुई, आपस में क्या बातें हुई, ये तो आप लोग कर रहे हैं। देखें, सियासत है, उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। मैं देखें, मुझे एक बात बताएं, जब भी इस मुल्क में ऐसा कभी भी हुआ, जब भी इस मुल्क में कभी हुआ कि एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर जो है उसको ज़बरदस्ती सिस्टम से आउट करने की कोशिश की गई, जब भी कभी हुआ है, उसका नुकसान पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को हुआ है। तो क्या आपको खतरा है कि आपके लीडर को ज़बरदस्ती आउट करने की कोशिश की जा रही है? क्या आपको ये खतरा नजर आ रहा है? नहीं, मैं आपको जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे खतरा नजर नहीं आ रहा। मेरी बात पूरी सुन ले, आपके दिल में जो है वो आप खुद बयान कर लें, मेरे मुंह में अल्फाज ना डालें। मालिक साहब, मैं जो कह रहा हूं वो दूसरी बात है। देखें, नहीं, हमारे दिल में आप ही ना डालें ना, हम तो आपसे सिंपल सवाल कर रहे हैं। जनरल जिलानी साहब के कंधे पे बैठ के आने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर। देखें, दो पॉलिटिकल लीडरशिप मूवमेंट्स मेरे ख्याल में, जो मैं हिस्ट्री का छोटा मोटा तालिब इल्म हूं, मेरे ख्याल में एक मेरी जिंदगी में और एक उससे पहले भुट्टो साहब ने तहरीक चलाई, हालांकि उसका स्पैन कम था, लेकिन एक अपसर्ज उठाई, उन्होंने यूथ को खड़ा किया पीछे अपने, और एक जनरल लीडर के तौर पे उभरे। मैं अभी वक्त की सियासत की बहुत सी चीजों थोड़ा सा दूसरा इमरान खान साहब 22-23 सुने ये मेरा नुक्ता सुन लें। 22-23 साल की जिद्दोजहद के बाद इमरान खान साहब एक जेन्युइन पॉलिटिकल मूव के साथ उठे, और ये मेरी बात सुन लें, जब भी एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर उठेगा, ये हो गया, लेकिन मुझे अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं जरा मियां जावेद लतीफ साहब से भी ले लूंगा, डायरेक्टली अपोजिंग व्यूज हैं। मियां साहब, ये बताएं हो क्या रहा है? आप भी 4 बंदे बता रहे हैं, वो भी 4 बंदे बता रहे हैं। देखें, ये क्या हो क्या रहा है? आप दोनों बात, देखिए मेरी बात सुने यार, मैं नहीं आता हूं आपके पास दोबारा, मैं मियां साहब से सवाल कर लूं। मेरी बात सुने जी मियां साहब, एक मिनट देखिए, ऐसा नहीं, बात नहीं, आई हैव टू गिव टाइम टू अदर्स, आई हैव टू गिव टाइम टू अदर्स यार, मैं आता हूं आपके पास वापस। एक सेकंड जी मियां साहब, आखिरी बात बाद में अली, आई कांट गिव यू द होल टाइम यार, मैं आता हूं आपके पास, चीफ में आता हूं। ये क्या तरीका है? मैं वापस आता हूं आपके पास। जी मियां साहब, मैं जो बात अली बेख्याली में कह गए, भले बेख्याली में कह गए मगर कर अच्छी गए, कि जब आप जेन्युइन लीडरशिप को स्क्रीन से हटाने की कोशिश करते हैं, नेशनल जमातों की डाउन साइजिंग करते हैं, उनको महदूद करते हैं, तो उसका नुकसान रियासत को होता है, कौम को होता है, और जो हम भुगतते आ रहे हैं। अब मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि कौन रेफरेंडम का इंचार्ज था और कौन किसके गमले में आया, मगर एक हकीकत है कि आज जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक हकीकत है सियासी लीडरशिप के हवाले से। मगर मालिक साहब, मेरा सवाल ये है कि जो आपने अपने इंट्रो में बातें की, क्या 4 नाम इधर से डिस्कस करने से, 4 नाम उधर से डिस्कस करने से स्टेट बैंक का मसला हल हो गया? क्या महंगाई का मसला हल हो गया? क्या दीगर इशू जो कश्मीर पर या दीगर इशूज़ पर हम बात करते आ रहे हैं, ये 4 नाम लेने से वो मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, बढ़ रहे हैं मसाइल। मसाइल असल ये हैं कि पाकिस्तान की जो संजीदगी से आपको या मुझे इस पे बात करनी चाहिए कि आप देखें कि पाकिस्तान की मईशत जब डूब रही है, बल्कि किसी हद तक डूब चुकी है, तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि IMF। मियां साहब, मेरा सवाल ये है, आपके लीडर, आपके सेक्रेटरी जनरल, आपके सेक्रेटरी जनरल यार यही निज़ाम की बात कर रहे हैं। मुझे इससे एक चीज़ समझाएं, आप लोगों को ये पता है कि PTI के कौन से 4 बंदे थे, PTI वालों को पता है कि आपके कौन से 4 बंदे थे, तो क्या आप दोनों अलग-अलग एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रही हैं और एस्टैब्लिशमेंट दोनों से बात कर रही है? ये सब किस तरह पता सबको? अगर एक जुमला कहने की इजाज़त दें तो मैं इस पे बात करता हूँ। पहली बात यह है मालिक साहब, जो मैं अर्ज़ कर रहा था आपकी खिदमत में, कि बात इससे कहीं आगे जा चुकी है कि पाकिस्तान की मईशत डूबते डूबते आलमी कुव्वतें जो आपको $1 अरब के इवज़ मुतालबात नहीं, अब आपको हदायत दे रही हैं कि न्यूक्लियर पावर तक रसाई हासिल करने की डिमांड कर रही हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है। अब आप इसके बावजूद भी खेलते रहें तो मैं ये समझूंगा जो आज ज़बान खोलेगा नहीं वो भी उस साजिश का
हिस्सा समझा जाएगा पाकिस्तान में जो लोग आज अपनी ज़बान इस हवाले से नहीं खोलेंगे। अब आ जाएं जो बात आप कर रहे हैं 4 नामों की, मुझे कोई ये पहले बता दे कि ये जाते किसके पास हैं। ये हुकूमत वक्त बात कर रही है ना, चले आप अपोजिशन को कहते हैं कि ये इल्ज़ाम लगाती है, तो हुकूमत वक्त जो होती है वो तो इख्तियार रखती है, वसाइल होते हैं उनके पास, इंफॉर्मेशन होती है, एजेंसियाँ होती हैं उनके पास। वो क्यों नहीं मालिक साहब बताते कि ये 2 लोग या 2 लोग 1 लोग किसके पास जाते हैं, नाम बताएं किसके पास जाते हैं। मैं आपके प्रोग्राम में ये कह के उठूंगा कि कौन जा सकता है। बात क्या करते हैं, तो मसाइल इकबाल के पास नाम कहां से आए? आपने हुकूमत के पास तो एजेंसियां हैं, एहसन इकबाल के पास 4 नाम कहां से आए? उन्होंने कैसे 4 नाम ले दिए? अच्छा, जो जहां तक तल्लक है आपका अपोजिशन की तरफ से नाम लेने का, तो भाई हमारे पास जो नाम हैं वो इमरान खान की मौजूदगी में, जब परवेज़ खटक ये कहे कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता, जब उनके दीगर वुज़रा, जब उनके अरकान असम्बली ये बात करें, उनके सामने बात करें प्राइम मिनिस्टर के कि हम अपने हलकों में किस मुंह से जाएंगे, तो उसके बाद मुझे ये बता दें कि हमें किसी एजेंसी से पूछने की ज़रूरत है, जब वो खुद बता रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं चल सकते। बल्कि डॉक्टर आमर लियाकत के बकौल कि हम जिस एहतमाम से लाए गए हैं वो तो मीडिया पे कह रहे हैं, उसके बाद भी नूर आलम की बात सुन लें या परवेज़ खटक की बात सुन लें या अली जैदी की ऑडियो वीडियो देख लें, उसके बाद भी आप हमसे ये सवाल करें कि कौन सी एजेंसियां आपको बता रही हैं। ये बताएं जो एजेंसियों के ऊपर बैठे हुए हैं या जिनके कंट्रोल में एजेंसियां हैं, वो बताएं कि कौन किससे मिल रहा है। मगर मैं ये बताता जाऊँ मालिक साहब, मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत वक्त अगर इस तरह की गुफ्तगू करेगी, मसाइल मज़ीद गंभीर हो रहे हैं। पाकिस्तान एक अलार्मिंग सूरत हाल से 2-4 है, इसकी मैशत भी है। ठीक है, मिर्ज़ा चौधरी मजूर साहब को भी ले लूं कर चुका हूं। चौधरी साहब, क्या आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने जान के नॉन इश्यूज क्लियर बनाए ताकि डाइवर्ट हो जाए? आउट ऑफ द ब्लू प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात शुरू हो गई, फिर ये बात शुरू हो गई कि 4 लोग मिले या नहीं मिले। सेकंड वाली बड़ी डेंजरस गेम है, बिकॉज इसमें आप बड़े सीरियस प्लेयर को खींच रहे हैं। इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो चले बहस है, क्या वाकई ये डाइवर्जन टैक्टिक है या आपके ख्याल में ये हकीकत है? ये तो नहीं हो रहा, एस्टैब्लिशमेंट दोनों से बात कर रही है और आपसे तय हो गई ये बातें? नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक तो डाइवर्जन लगाई गई है, क्योंकि इस वक्त जो बहस थी वो तो हो रहा था कि आपने जो आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है स्टेट बैंक की सूरत में, चूँकि पाकिस्तान ब्राज़ील के बाद दूसरा मुल्क है। और एक किसी वक्त आप प्रोग्राम करें कि पाकिस्तान की और ब्राज़ील की इस वक्त एनोलॉजी क्या है, किस तरह से बोल्सोनारो जो हैं वो EVM पे जोर दे रहे हैं, उन्होंने किस तरह से IMF के हवाले किया है और बाकी चीज़ें कितनी मिलती जुलती हैं वहाँ पे और पाकिस्तान के साथ, वो फिर किसी वक्त करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जानबूझकर, चूँकि इशू इस वक्त था महंगाई, इशू इस वक्त बेरोज़गारी, इशू इस वक्त था लोगों के मसाइल, इस इशू इस वक्त है किसानों के मसाइल। मसलन मैं एक किसान होने के नाते ये बता दूँ आपको कि DAP के टाइम पे DAP नहीं मिली, 10,000 की बोरी बिकती रही है। आज यूरिया नहीं मिल रही, ये कहते हैं ज़्यादा पैदावार हुई है, ज़्यादा पैदावार हुई तो कहाँ पे गई? आलिया हमजा ने कहा किसानों ने पहली बारी माल बड़ा कमाया क्रॉप में, तो अब उन्होंने ज़्यादा खरीद ली है, डीजल की कीमत में इजाफा हो गया है, बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। डाइवर्जन टैक्टिक है, 100% डाइवर्जन टैक्टिक्स है। तो फिर आप लोग तो फिर मेरा में आ गई है। इकबाल ने बिल्कुल उनको जवाब नहीं देना चाहिए था, उनको वापस रियल इश्यूज पे जाना चाहिए था। मतलब सदारती निज़ाम की बहस देखें ना, कहाँ से एकदम से टपक के आ गई है और जो हो ही नहीं सकता। मतलब आपको 2 तरीके हैं, या आइन तोड़ना पड़ेगा, तो ये पॉसिबिलिटी क्या एस्टैब्लिशमेंट दोनों से बात कर रही है? नहीं, मेरा ख्याल इस वक्त तो उनको भी वजाहत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चौके पे चौका लग रहा है ना। वो कह रहे हैं 4 आदमी उनके हैं, वो कह रहे हैं 4 आदमी उनके हैं। उससे पहले शेख रशीद साहब ने कहा कि 4 शरीफों की कोई गुंजाइश नहीं है। जी वो हाथ जो सर पे था वो गर्दन पे जाएगा, गर्दन पे आ जाएगा। तो ये उनको वजाहत करनी चाहिए और बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमारे से अगर मिले हैं तो बताना चाहिए, और अगर नहीं मिले तो फिर इसको डाइट डाउन। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से बाद आके अली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कन्विंस अस कि ये डाइवर्सिटी टैक्टिक्स आपके नहीं हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि जो अपोजिशन की भी जो प्लान्ड है रैलीज, वो भी
लगता है कि बस आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, मीनिंगफुल उनका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो क्या आप दोनों, गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी, क्या दोनों हम लोगों से, आवाम से गलत बयानी कर रहे हैं? मैं झूठ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, बट आर वी बीइंग टेकन फॉर अ राइट? इस पर ही बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। अली ये बताएं, लग ये रहा है, सबका ख्याल है कि आप लोग डाइवर्जन के तौर पे कर रहे हैं, फिर हमने देखा इलेक्शन कमीशन में भी मसले पड़े हुए हैं फॉरेन फंडिंग के, तो अब तो एक लेटेस्ट डिसीजन वो भी आ गया कि कोई रिपोर्ट खुफिया नहीं होगी कमेटी वगैरह की। तो क्या ये पैटर्न है, रीज़न है? बिकॉज बेनिफिशरी तो आप ही हैं इस तमाम डाइवर्जन के असल इशू से। अपोजिशन की हरकतों पर भी आते हैं, लेकिन पहले अपना ज़रा वाज़े कर दें। नहीं, मैं नहीं समझता कोई डिलिबरेट एफर्ट है। मुझे मालिक साहब यकीन करें उस दिन बड़ा अजीब लगा एक बात, और पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि सुनते तो थे, क्योंकि मैं तो आपके साथ मीडिया का मैं हिस्सा हूँ, 9 साल मेरे हो गए हैं आई थिंक पार्लिमान में, अल्लाह के करम से, तो मैं आपका एक हिस्सा ही हूँ, जिस तरह हम बाकी दोस्त जो हैं पार्लियामेंटेरियंस। मीडिया में ज़रूरी नहीं है जो दिखता हो वो सही हो, कि जो वाक़या हुआ उधर पार्लिमानी पार्टी में, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ गुफ्तगू की जो खान साहब से रिलेटेड ही नहीं थी, वह हमाद साहब से गिला था गैस का, जो फिर हल हो गया, असद उमर साहब ने क्लियर कर दिया, वो इतना इशू नहीं था वहाँ। लेकिन जिस तरह उसे डाइवर्ट करके उस पर वीलॉग्स बने और बात का कुछ से कुछ बना, जैसे अभी भी मोहतरम जावेद लतीफ़ साहब ने वो बात की कि खान साहब को उन्होंने कहा, खटक साहब ने, कि मैं नहीं चल सकता आपके साथ, ये कभी कहा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, अब इससे मुझे ये, तो अली आज से पहले फौरन ऐसी मीटिंग के बाद 1-on-1 के लिए तो खान साहब ने कभी नहीं बुलाया, कहीं से कोई उस दिन 1-on-1 मीटिंग के लिए फौरन क्यों बुला लिया था अगर कुछ भी नहीं हुआ? सुने ना, सुने सर, सुने ना, मेरी बात सुन ले। वो तो बुलाया ना, वो तो इसलिए बुलाया कि उनका गैस पे इशू हुआ, उनको फिर मुतमईन किया, क्योंकि जब वो बाहर जिस वक्त गए थे सिगरेट पीने, उस दौरान असद उमर साहब ने सारा क्लियर किया था कि भाई इशू तो हल हो गया 12 दिसंबर को, वो फिर खटक साहब को बताया गया, ही वाज ओके। अब मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, वो ये है कि एक इशू को ट्विस्ट दे के मीडिया में कुछ का कुछ बना दिया गया, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि किसी बंदे ने कोई बात कर दी ये 4 बंदों के हवाले से, और वो जनाब उसका पीछे पड़ गए कहानी की कहानी बनती गई, क्योंकि मीडिया भी हर शाम एक नई चीज़ उसको चाहिए। बहरहाल जो एक्चुअल इश्यूज हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, वो क्या हैं? जेन्युइन इश्यूज ये हैं महंगाई का। एक सेकंड मीडिया पे ना डालें। एक बंदा जिसने बात की वो आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, दूसरा बंदा जिसने बात किया वो आपका स्पेशल असिस्टेंट है, तीसरा बंदा जिसने बात की वो भी आपका स्पेशल असिस्टेंट वजीर आजम का, चौथा बंदा जिसने बात की वो फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर है। मुझे ये किसी एक बंदे ने बात नहीं की, हमारे में मत डाले, आप लोगों ने डिलिबरेटली किया है। मुझे ये बताएं सर, मुझे एक बात बताएं मलिक साहब, मुझे एक बात बताएं। आप तो जो है गवर्नमेंट के माशाल्लाह, आप जो है चीज़ों की बीच की बिटवीन द लाइंस भी आप पढ़ सकते हैं। यू नो कि ये जो अब एहसन इकबाल साहब ने बात की है, इन देयर फेयर माइंड, क्या कोई तहरीक इंसाफ का कोई एक भी बंदा, और एक छोड़े 4 कह रहे हैं कि 4 बंदे गए और उन्होंने कहा फलाना किया। मैं समझता हूँ वैसे एहसन इकबाल साहब भी लगता है कि वो भी आजकल काफ़ी फारिग हैं, तो वो भी शायद तख़य्युलात की दुनिया में है। बहरहाल एक्चुअल हकीकत दुनिया की इस वक्त ये है कि मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, और 2023 में इलेक्शन होगा, और जो हमारे इलेक्शन के वादे हैं उस पर हम कोशिश कर रहे हैं, जितने % पूरे कर सकेंगे वो 23 पे अवाम फैसला कर देगी। उसके बाद फैसला होगा कि क्या खान साहब ने मजीद कैरी करना है, इंशाल्लाह वो करेंगे, या जिन्होंने हमारे मुल्क की हालत की है यार, लोगों को दोबारा अवाम, मैं नहीं समझता अवाम अपने आप को तीसरी चौथी बार डसवाने के लिए इन लोगों से तैयार है। जावेद लतीफ़ साहब मुझे ये बताएं, अली साहब तो बिल्कुल उसको श्रग ऑफ कर रहे हैं कि जी बस कर दी किसी बंदे ने बात, मैं तो उससे एग्री नहीं करता, लेकिन अब जरा अपोजिशन की तरफ भी आ जाए। आप लोगों की भी समझ नहीं आ रही, आप लोगों ने जो 23 मार्च की डेट अनाउंस कर दी है उसमें क्या होगा? 5 दिन के बाद आपका रमज़ान, 6 हफ्ते के अंदर रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा, तो क्या आपने क्या मुंह दिखाई करनी है? लोग आएंगे सड़क पे, 2-3 दिन बड़ा मजमा लगेगा, वापस चला जाएगा। बेसिकली आप भी लग रहा है गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं। वैसे आज खुर्शीद शाह साहब ने ऑफर दिया PDM वालों को कि चले हम मिल के
हमारे जुलूस में आ जाए, हम मिल के तहरीक करते हैं, उसको कोई पॉसिबिलिटी है आप लोगों की पीपल्स पार्टी के साथ मिल के? कम अज़ कम टाइम फ्रेम तो बेहतर है उनका आपसे। देखिए मालिक साहब, जहाँ तक अपोजिशन जमातों के एहतजाज का तल्लक है, वो पीपल्स पार्टी करे, PDM करे, यकीनन कर तो हुकूमत वक्त की ख़राबियों की वजह से ही है और इसका फ़ायदा यकीनन आवाम को होगा। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि कितनी ये बुरी हुकूमत होगी, इससे पहले भी जो हुकूमतें होती हैं उस वक्त की अपोजिशन उसके ख़िलाफ़ ज़रूर आवाज़ बुलंद करती है कि आपके दौर की पॉलिसियाँ दुरुस्त ना होने की वजह से मईशत को नुकसान हो रहा है। पहले इधर आ जाना, क्या आप लोग, क्या PDM और आप लोग दोबारा मिल के कर सकते हैं? मैं वांट टू फोकस रखना चाह रहा हूँ गुफ्तगू का। अगर इजाज़त दें तो मैं वही बात करने लगा था। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज अपोजिशन को लोग बुरा क्यों कह रहे हैं, मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि 4 सालों में इन्होंने हमारा जीना मुहाल कर दिया, मुल्क की तबाही कर दी। मुल्क जो है आज इस हालत में आ गया है कि पाकिस्तान को इमदाद के नाम पे कर्ज देने वाले जो हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर तक रसाई हमें दोगे तो हम आपको मज़ीद पैसा, मज़ीद कर्ज देने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज़ नहीं। अब ये इशू हैं कौम के कि कौम देख रही है कि हमें इस हालत में जो पहुंचाने वाले हैं, जो पहुंचाने वाली हुकूमत है, अपोजिशन ने उनको हटा के हमारे जो सर पे बैठे हुए हैं अलग क्यों नहीं किया। मगर बदकिस्मती ये हुई मालिक साहब कि आप 4 सालों में ये बात सुनते आ रहे थे कि हम सब एक पेज पे हैं और DG ISPR का स्टेटमेंट पिछले दिनों आपने सुना, कुछ 4-6 दिन पहले उन्होंने ये कहा, एक सेकंड अली मोहम्मद, उन्होंने ये बात की कि हम मुंतखब हुकूमत के साथ हैं और हम किसी डील में नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात थी और पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल वर्कर और लीडरशिप ने उसको सराहा, खुशामदीद कहा कि ये बहुत अच्छी बात है। मगर क्या इससे पहले जो मुंतखब हुकूमतें थीं उनको ये सपोर्ट हासिल थी? चलें, इनको ये जैसे भी थे, इनको ये सपोर्ट हासिल होने के बावजूद क्या ये डिलीवर कर पाए? और लाने वाले आज ये यकीनन सोच रहे होंगे कि हमारे लाए हुए बात होगी। अब मेरे सवाल की तरफ आए। मेरा सवाल बड़ा सिंपल था, क्या आप लोग पीपल्स पार्टी के साथ मिल के चलने पे तैयार हैं या नहीं हैं? और क्या सारी लीडरान और जिस तरह आप लोग कहते हैं कि मुल्क में तबाही फिर गई है, तो क्या मियां साहब आके लीड करेंगे? मेरा ख्याल है हाँ, जहाँ तक आपका ये सवाल है लीड करने का, तो मैं ये ज़रूर आपको अर्ज़ कर दूँ कि पाकिस्तान जिस मुश्किल से आज 2-4 है, कोई भी लीडरशिप जो अवामी लीडर और ख़ास तौर पर जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं नवाज़ शरीफ का, नवाज़ शरीफ ने जिस आइन कानून की बालादस्ती तो मेरा सवाल सिंपल है, पाकिस्तान आएंगे कि नहीं, कि लंदन में बैठ के इंकलाब लाएंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ। आप इंकलाब में शामिल हों, वो आ जाएंगे, आप भी शामिल हों उसमें, आप भी पाकिस्तानी हैं। साहब मुझे तो क्लियर जवाब उन्होंने थोड़ा गौर उस पर उन्होंने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया कि आप लोग साथ मिलकर चलने पे तैयार है या नहीं है। मुझे बताएं, ऑपोजिशन का भी ये मुझे तो टोपी ड्रामा ही लगता है। आप लोगों ने क्या करना है? आप अलहदा जुलूस, वो अलहदा चूस, फिर रमज़ान से पहले। देखिए ये बात दुरुस्त है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोशिश की पार्लियामेंट के अंदर, यही है ना, और क्या, कई बार कोशिश की, शायद नहीं कामयाब हो पाए। लेकिन अब हम क्या, हमारी एक बहुत लंबी 11 घंटे की मीटिंग हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की। अब हम सड़क को और पार्लियामेंट को, खेतों खलियानों के मसाइल को पार्लियामेंट को, तलबा के मसाइल को पार्लियामेंट को, ये जो आम मजदूर हैं या वर्कर्स हैं इनका जो महंगाई से बुरा हाल है उसको और पार्लियामेंट को आपस में जोड़ना चाहते हैं। और अगर हम उसको जोड़ने में कामयाब हो गए, चूंकि हमने तारीख का ऐलान करके चुप करके घर नहीं बैठ गए, परसों से हमारा ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा किसानों के मसले पे, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे, उसके बाद तलबा का, उसके बाद नौजवानों का, उसके बाद मजदूरों का, उसके बाद वकला का, हर तबका फ़िक्र के पास हम जा रहे हैं। हम अपनी तैयारी करके 27 को निकलेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी जमातें भी 23 मार्च बहुत लंबा है और आगे रोज़े आ जाने हैं, उससे पहले वो इसको पार्लियामेंट के, अगर हम प्रेशर बनाना है
तो उसके लिए आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है? मेरा ख्याल है अगर नहीं भी न्यूट्रल हुई तो जो प्रेशर बनेगा उससे अल्टीमेटली उनको न्यूट्रल होना पड़ेगा, और ये फाइनल टैक्टिक। तो आपका ख्याल है कि जब आपका जुलूस निकलेगा और पीडीएम अपना जुलूस निकालेगी, उसका कलेक्टिव इम्पैक्ट और कुछ हो ना हो, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी? नेचुरली जो मेरा जो ख्याल है, अब जो बहरान है, ये जो सदारती निज़ाम की बहस छेड़ी गई है, अब बहरान हुकूमत से रियासत की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें नहीं संभाली जा रही, तभी ये कह रहे हैं ना। तो अगर रियासत की तरफ बढ़ रहा है तो ये एक बहुत ख़तरनाक और खौफनाक बात है। एक बात आपसे, चूँकि आप बहुत सीनियर हैं, आपने बहुत कवर किया है, मैं अपनी पार्टी समेत सब पार्टियों को कहता हूँ, जो अपोजिशन की पार्टियाँ, अगर उन्होंने तारीखी तौर पर अपना किरदार अदा न किया तो ये खुद रॉ मूवमेंट कजाकिस्तान की तरह यहाँ पे भी इरप्ट हो सकती है, उभर सकती है, और वो अनारकी की तरफ बढ़ेगी, और ये मुल्क किसी अनारकी का मुकम्मल नहीं। पिछले दिनों से इंडिकेट कर रही है, पहले उस दिन फवाद चौधरी ने कहा कि हमें लेजिस्लेशन पे बात करनी चाहिए, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि साउथ पंजाब का सूबा बनाने के लिए अपोजिशन हमारे साथ मिलकर करे, तो कुछ ओवरचर्स तो गवर्नमेंट दे रही है आपको बातचीत। देखिए ना, वो कब कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी वो कंस्टिट्यूएंसी है, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने परसों वाज़े तौर पर सेनेट ने कहा कि आप क्या सेक्रेटेरिएट लगा रखा है, हमें सूबा चाहिए, हमें गवर्नर चाहिए, हमें सेनेट में सीटें चाहिए, हमें वहाँ पे असेंबली चाहिए, ये क्या तमाशा लगा रखा है। और इन्होंने 100 दिन में बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा हमारे पास शायद अली मोहम्मद खान साहब भी थे या कोई और थे, इन्होंने कहा हमारे पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वापस कहा कि वो अक्सरियत हम देने के लिए तैयार हैं, लाएँ, लेकर तो आएँ। तो हम इनको किसी शोबे में भागने नहीं देंगे, ये बिल्कुल अगर करना चाहते हैं तो लाए ना। हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर कोई बेहतर लोगों के हक में कानून साजी होगी, ये बिजली की कीमत का रेट कम करें, असेंबली में लेकर आएँ, हम हमायत कर देंगे, ये बाकी चीज़ें करें, हम सपोर्ट कर देंगे। अली, आप बातें सुन रहे हैं, एक दो उन्होंने कहा है कि हम इतना प्रेशर क्रिएट कर देंगे अपोजिशन मिलकर इन 2-3 रैलीज पे और इशूज़ पे कि एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना पड़ेगा। और सेकेंड, जिस तरह आप लोग अगर मानी खेज बातें करते हैं साउथ पंजाब ये वो, तो लाए लेजिस्लेशन, हम आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम में एक बड़ी अहम बात हुई। एक तो ये जो कह रहे हैं चोई मंजूर साहब की जनाब को ट्रैक्टर मार्च करेंगे तो फलाना करेंगे, और पता नहीं शायद ये इंडिया से इन्होंने जो है शायद इनकी जमात को मुतासिर लग रही है जो वहाँ निकले थे मोदी के ख़िलाफ़। लेकिन आई थिंक द टाइम्स ऑफ न्यू कम्युनिज़म और सोशल कम्युनिज़म आर ओवर। इट्स बीन तकरीबन 3 डेकेड्स तो हो गए हैं इस कहानी को ख़त्म हुए हुए, तो शायद वो अब कौम उन कहानियों के लिए तैयार नहीं है। और निकले किसके साथ? मालिक साहब किसके साथ निकले? उनके साथ निकले जिन्होंने किसान के साथ वो किया कि किसान आज भी कानों को हाथ लगाते हैं। यानी कि आप मुझे बताएं, एंड आई से इट विद चैलेंज, कि जब 18वीं तरमीम हुई है, 18वीं तरमीम के बाद हमारी अपनी काबीना को, ये जो आपकी आज की हुकूमत है, इसको ब्रीफिंग दी गई कि ओवरऑल रियासत ने 18वीं तरमीम के बाद जो कोई इन्होंने की थी, कोई आई थिंक 12 में, वहाँ से लेके जनाब ये कोई 10-1 साल में आपका जो है सारा ये 60% रियासत पाकिस्तान ने, इंक्लूडिंग प्रोविंसेस एंड फेडरल, इनके दौरों में किसान के लिए 60% इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर पे कम हुई है। इस वक्त आपका 1100 अरब का जो है ज़्यादा गया उसकी जेब में, किसान की जेब में। आपकी हाईएस्ट प्रोडक्शन हुई है सालों में। हाँ, उस पर सवाल हो सकते हैं कि अगर हाईएस्ट हुई है तो इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी, खपत भी बढ़ी है। लेकिन मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 2 बार जावेद लतीफ़ साहब ने एक बात की है, ऑनरेबल मेंबर हैं, MNA हैं, कि जनाब हमसे डिमांड की जा रही है कि न्यूक्लियर एसेट्स तक रसाई। ये कोई मजाक है? कोई खाला जी का घर है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट किसी का बाप भी नहीं कर सकता? और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इमरान खान, अगर नवाज शरीफ भी हो, अगर जरदारी साहब भी हो, कोई भी हो, कोई पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम, ना वो ये सोच सकता है और ना वो अफोर्ड कर सकता है और ना कोई इसको करने देगा, और वो ख्वाब में भी नहीं कर सकता कि कोई उससे ये बात भी करे। द सेकंड मोमेंट दैट पर्सन विल बी गिवन अ शट अप कॉल, चाहे वो कॉल वाशिंगटन से आए या IMF के हेडक्वार्टर से आए। हाँ, उनके साथ हम एक प्रोग्राम में हैं, प्रोग्राम के तहत जब आप जाते हैं, पहली बार को नहीं ये कोई IMF का बच्चा पैदा हुआ, दिस इज द 13-14 टाइम मेरे ख्याल में जो कोई हुकूमत गई है। आपने एक फिस्कल डिसिप्लिन में जाना है जिसके लिए कुछ सख्त मेजर्स हमें लेने पड़े, हमने भी लिए, आपने भी अपने दौर में लिए थे। लेकिन ये भी तो अप्रिशिएट करें ना कि इस वक्त आज की गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है, आज के दिन दिसंबर के महीने में और उससे पहले नवंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में पर मंथ आप $3 बिलियन को आपने ऊपर नीचे टच किया। 3-3 महीने की गुफ्तगू क्यों होती है? अगर सब अच्छा है, डॉलर से ज्यादा, अगर सब अच्छा है, अली मैंने ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है, एक जवाब दे दे। सब अच्छा नहीं है, ये 3 महीने की क्राइसिस सब अच्छा नहीं है।
तभी तो ये लोग बोल रहे हैं सब अच्छा नहीं है। मैं अर्ज करता हूं, आप टाइम है देखें, सब अच्छा नहीं है, महंगाई का इशू है, गवर्नेंस के भी मसले मसाइल हैं और हुकूमतों के साथ होते रहते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, डू यू सीरियसली थिंक that these two parties are part of the solution? They are the part of the problem, जिनकी वजह से इमरान खान जैसे नॉन पॉलिटिकल शख्स को, क्योंकि पॉलिटिकल्स में तो नहीं थे, हम जैसे नॉन पॉलिटिकल लोग, हम लोगों को सियासत में ये लोग खींच के लाए हैं। इनकी मिस गवर्नेंस, इन लोगों की करप्शन और मुल्क को दिवालिया बना के जब छोड़ा इन जमातों ने, हम जैसे लोग अपनी फील्ड से प्रोफेशनल्स निकले हैं। मैं आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर एंड इंजीनियर। इस तरह के लोग, शहरियार अफरीदी जर्मनी जॉब छोड़ के आया, उसको आप महीने का कितना दे रहे हैं? जितना आप उसको 10 साल का दे रहे हैं उतना वो एक महीने में जर्मनी में कमाता था शहरियार अफरीदी। क्यों आप कह रहे हैं पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, इनको बात नहीं करनी चाहिए? हमारे कौम के नौजवानों, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, कमर्शियल कम बैक, लेट मी टेक अ कमर्शियल बैक, या वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, बाद में आगे बातें खत्म करते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। मियां साहब वेरी क्विकली ये बताएं, पीपल्स पार्टी के साथ तो आप लोग लग रहा है क्लियर है कि अभी आप इकट्ठे काम करने पे तैयार नहीं हो रहे, ना कोई मूड लग रहा है। क्या गवर्नमेंट के साथ ये साउथ पंजाब वाली बात पे आप लोग चलेंगे साथ? और दूसरा, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि शायद मई 15 को लोकल बॉडीज इलेक्शन भी कराएं पंजाब में, होंगे आपके ख्याल में? मई 15 बहुत दूर है, और जहाँ तक पीपल्स पार्टी का तल्लक है तो अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती रहती हैं, हम असेंबली में इकट्ठे हैं। अगर लोग मिल बैठेंगे तो यकीनन ये भी हो सकता है, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। मगर मालिक साहब, असल इशू पे मैं फिर आखिर में ये ज़रूर बात करूँगा कि बहरान है, मगर बहरान हुकूमत की तरफ बढ़ने की बजाय हुकूमत वक्त जो है वो रियासत की तरफ धकेल रही है, और रियासत की तरफ धकेला हुआ बहरान जो है वो आने वाली नस्लों के लिए या इस रियासत के मफाद में नहीं है। इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए, और इसी वजह से हम पीपल्स पार्टी से भी बात कर सकते हैं, हम हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से भी बात कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? वजह यह है कि उस जगह आके खड़े हो गए हैं जहां अब अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आई। और सबसे बड़ा इनका इस हुकूमत का जुर्म जो है वो यही है कि इन्होंने नाउमीदी पैदा की है। अली मुझे ये बताएं, ये सबको ये 2-3 महीने इतने खौफनाक क्यों लग रहे हैं? हम जब आपके लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार 2-3 महीने का मसला नहीं, हमें सितंबर तक टेंशन है, तो ये 3 महीने से ज़्यादा है। ये इतने शोर क्यों है कि शायद आप लोग, गवर्नमेंट कुछ हिल जाएगी? 136 दिन तो आप लोग भी बैठे रहे थे, गवर्नमेंट को नहीं कुछ हुआ था। ये आपकी गवर्नमेंट भी 3 महीने, ये 3 महीने, इतनी परेशानी किस बात की है? देखिए, कोई जेन्युइन पीटीआई मटेरियल आपसे ये बात नहीं कर सकता। जो होंगे वो पतनी ज़मीन जो है ज़मीनी खुदाओं की तरफ देखते होंगे, जो अल्लाह से इक़्तिदार मांगते हैं वो ज़मीनी खुदाओं की तरफ नहीं देखते। बात ख़त्म है। देखें मालिक साहब, लेट्स पुट द थिंग्स वेयर द पर्सपेक्टिव इज, पर्सपेक्टिव और थिंग दे शुड बी पुट इन द राइट पर्सपेक्टिव। के नंबर 1 अपोजिशन का काम क्या है? हुकूमत का काम है गवर्नेंस, पॉलिसी मेकिंग। अपोजिशन का काम है असेंबली में आके आप कानून साजी में अपने तरामीम पेश करें या अपनी लॉ मेकिंग और हुकूमती पॉलिसीज़ पे तनकीद, ना कि क्वेश्चन आवर में कोरम वगैरह पॉइंट आउट करना। देखें, इस वक्त यू आर इन द फाइनल ईयर, उसके बाद इलेक्शन है। ये वो वक्त है कि आप जो है सिंपल काम करें, ज़्यादा रॉकेट साइंस मारने की ना इधर की ज़रूरत है ना दूसरी तरफ। दोनों को अपने अपने काम करने चाहिए। हम आवाम की डिलीवरी पे फोकस करें जो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों तरफ से संजीदा सियासी बयानात की ज़रूरत है। इमरान खान साहब तो फोकस कर रहे हैं, वो तो दिन रात लगे हुए हैं और हर वक्त कोशिश करें। मैं दोनों साइड से संजीदा बयानात की ज़रूरत है, और अपोजिशन साइड भी जो है, जो सियासत होती है नहीं, मेरा ख्याल है ये शेप अप हो रही है। पॉलिटिक्स जो है वो कोई अपनी शक्ल बना रही है, और जिस कदर क्राइसिस है उसमें ये हुकूमत मजीद तो नहीं चल सकती, और अगर चलती है तो ये तो किसी अजाब की तरह होगा। क्या बताइए? चले आपने जुलूस निकाल दिया तो क्या होगा? नहीं, जुलूस नहीं है, वो सिर्फ एक जुलूस नहीं है। और फिर वो टैक्टिक जो इनका टैक्टिक था तो वो तो लोग बड़े नाराज हैं, लोग बेरोजगारी से तंग है, महंगाई से तंग है, तो सबको पता है। हाँ, आप तो वो लोग निकलेंगे ना। अगर 3 दिन का एक थिएटर लगेगा तो क्या आसमान गिर जाएगा? हमारा कोई 3 दिन का इशू नहीं है कि हम कोई ऐसी डेट दी है जिससे आगे हमें कोई, हम देखिए, हम एक मुसलसल जिद्दोजहद करने वाली पार्टी है और हमें पता है। लास्ट 10 सेकंड जो मियां साहब ने बात की, जावेद लतीफ ने, वो कहते हैं हुकूमत अपना क्राइसिस
रियासत की तरफ धकेल रही है। ये बड़ी ख़तरनाक एक ये मैंने तो देखे ना पहले यही बात की कि अब हुकूमत से रियासत की तरफ बढ़ रहा है, तो ये ख़तरनाक बात है और यही मैं कह रहा हूँ कि मुल्क तेज़ी से अनारकी की तरफ चला जाएगा अगर कोई संजीदा कोशिश ना की गई, क्योंकि ये जो कुछ कर रहे हैं ना कोई चीज़ नहीं कंट्रोल कर पा रहे और कोई चीज़ इनसे कंट्रोल नहीं। चले, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। नाजी मैं यही बात ख़त्म करूँगा, ये जितनी बहस अब ख़त्म होनी चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फलाना सिस्टम, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी अब बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर देना चाहिए कौन से 4 लोग बात कर रहे हैं, कौन से लोग बात नहीं कर रहे, और पूछना चाहिए उन लोगों से जो बड़े धड़ल्ले से कहते हैं फलाने 4 लोग मिले, उन्होंने ये कहा, फलाने 4 लोगों ने ये अर्जी पेश की। बिकॉज अल्टीमेटली गवर्नमेंट्स का हिलना तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मुल्क चलते रहते हैं, रियासत का हिलना किसी के भी हक में नहीं है और ना ही उसकी इजाज़त दी जा सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।